जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। Su-57 के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर रशियन एनवॉय ने दिया एक बार फिर से कंफर्मेशन। रशिया में पाकिस्तानी ISI ने S-400 की टेक्नोलॉजी को चुराने का किया प्रयास। भारत की एजेंसीज ने बस्ट किया एक बड़ा आतंकी मॉड्यूल। दिल्ली में एक कार में हुआ बड़ा धमाका। और लश्कर बांग्लादेश के माध्यम से भारत के खिलाफ एक नया फ्रंट ओपन करने की कर रहा है योजना। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रशियन एनवॉय की तरफ से कंफर्म किया गया है कि रशिया भारत के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को एक्सपेंड करने के लिए तैयार है, जिसमें भारत में Su-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स का लाइसेंस प्रोडक्शन भी शामिल है। बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भारत है वो रशियन ओरिजिन के कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट का बहुत पहले से इस्तेमाल करते हुए आया है, और उनमें से कई सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि भारत के लिए सही मायनों में एक गेम चेंजर साबित हुए हैं, जैसे कि भारत की ब्रह्मोस, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, Su-30 MKI और ऐसे अन्य प्लेटफॉर्म्स। तो इसलिए रशियन एनवॉय का कहना है कि अब जो रशिया है वो भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को एक्सपेंड करके अपनी इस रणनीतिक साझेदारी के और भी नए रास्तों को खोलने के लिए तैयार है। और Su-57 के ऑफर के साथ उनका यह भी कहना था कि भारत के अपने खुद के फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्रोग्राम एमका को भी फास्ट ट्रैक करने में मदद करेगा। लेकिन आपको रिमाइंड करा दें कि Su-57 को लेकर जो भारतीय रक्षा मंत्री का लेटेस्ट इंटरव्यू था, तो उसमें उन्होंने बस यही कहा था कि फिलहाल अभी इसको लेकर वे कुछ भी नहीं कहना चाहते, यानी कि अभी भी भारत में Su-57 को लेकर ऑफिशियल लेवल पर कोई भी निर्णय लेना बाकी है। इसके अलावा अभी हाल ही में रशियन फर्म रोस्टेक ने रशिया के Su-57 की एक नई वीडियो फुटेज भी जारी करी है, जिसमें से एयरक्राफ्ट की जो इंटरनल वेपन बे है तो वो इस बार और भी बेहतरीन तरीके से शोकेस की गई है। इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक रशिया ने पाकिस्तान के ISI द्वारा रन किए जाने वाले एक स्पाई नेटवर्क को बस्ट किया है। और ये जो पूरा स्पाई नेटवर्क है कि रशिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी को चुराने की कोशिश कर रहा था, और इसे रशिया में ISI का इस तरह का पहला मिशन बताया गया है। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ISI के स्पाई नेटवर्क को बस्ट करने के लिए जो काउंटर एस्पियोनाज ऑपरेशन चलाया गया था, तो इसी के तहत सेंट पीटर्सबर्ग में एक रशियन नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि उन डॉक्यूमेंट्स की स्मगलिंग करने का प्रयास कर रहा था जो कि रशिया के मिलिट्री हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी और एयर डिफेंस सिस्टम्स को विकसित करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा Mi-8 सीरीज के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स से संबंधित इन्फॉर्मेशन को भी चुराने का प्रयास किया गया। और इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीने बाद इस जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जब ISI ने रशिया द्वारा प्रोड्यूस किए गए एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से संबंधित टेक्नोलॉजी को चुराने का प्रयास किया। और ये तो हमें आपको बताने की जरूरत है नहीं कि रशिया के वो एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम वाली कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े सरदर्द में से एक थी। कोई और नहीं बल्कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सबसे लॉन्गेस्ट रेंज का सरफेस टू एयर किल का रिकॉर्ड भी बनाया है। और इसी सिस्टम की मदद से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान के एक स्पाई प्लेन को भी डिस्ट्रॉय किया गया। और इसलिए इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो इन रशियन सिस्टम्स ने भी पाकिस्तान को सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उसके बाद पाकिस्तान की फिलहाल ऐसी स्थिति तो है नहीं कि वो रशिया से इन टेक्नोलॉजीज़ को खरीद सके, क्योंकि रशिया पाकिस्तान जैसे भिखारियों को भीख देना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। तो उन्होंने सोचा हुआ क्यों ना इसको चुराया ही जाए, और उसमें भी वो फेल हुए। तो जैसे कि पिछले अपडेट में हमने आपको बताया था कि गुजरात ATS ने भारत में एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम किया है, 3 आतंकियों को समय पर गिरफ्तार करके, जिनमें से एक डॉक्टर था और उसने MBBS की डिग्री चीन से करी थी। तो अब देश के अंदर छिपे हुए इन दुश्मनों को साफ करने के लिए एक और मेजर ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने एक और बड़े आतंकी हमले को नाकाम किया है। और इसी ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव मटेरियल और वेपन्स को भी रिकवर किया गया है। और इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा DGP की तरफ से बताया गया कि इस जॉइंट ऑपरेशन के दौरान फरीदाबाद में 360 किलोग्राम के IED एक्सप्लोजिव मटेरियल को रिकवर किया गया था। बाकी पहले ये कहा जा रहा था कि 360 किलोग्राम का RDX बरामद किया गया है, लेकिन ऑफिशियल्स ने बाद में कंफर्म किया कि वो RDX नहीं है, बल्कि वो एक इनफ्लेमेबल मटेरियल है, संभावित रूप से अमोनियम नाइट्रेट। हालांकि ये जो ऑपरेशन है अभी भी जारी है और ऑफिशियल्स ने इस पर ज़्यादा डिटेल्स शेयर नहीं करी है। लेकिन IED एक्सप्लोजिव मटेरियल के अलावा इस ऑपरेशन के दौरान एम्यूनेशन के साथ एक चाइनीज स्टार पिस्टल, एम्यूनेशन के साथ एक बेरेटा पिस्टल, एम्यूनेशन के साथ एक AK-56 राइफल, एक AK क्रिंकोव राइफल और करीब 2900 kg के IED मेकिंग मटेरियल भी रिकवर किए गए, जिसमें एक्सप्लोजिव्स, केमिकल्स, रीएजेंट्स, इनफ्लेमेबल मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, बैटरीज, वायर्स, रिमोट कंट्रोल, टाइमर्स, मेटल शीट्स, ये सभी शामिल हैं। और ये जो जॉइंट ऑपरेशन है लगभग 15 दिनों से चल रहा था। और मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस ऑफिशियल के हवाले से बताया गया कि इसमें अभी तक टोटल 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इन्हें लोग कहें, आतंकी कहें या सुअर कहें, वो आप डिसाइड कर लीजिए।
लेकिन इन 8 में से अधिकतर डॉक्टर्स हैं और उनमें से एक वुमेन डॉक्टर भी है। और 8 के नाम है डॉक्टर मुजामिल अहमद शकील, जो कि मूल रूप से जम्मू कश्मीर के पुलवामा का निवासी है और ये एक MBBS डॉक्टर है जो कि फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में टीचर था। इसके बाद डॉक्टर आदिल राथर जो कि कुलगाम का निवासी है, डॉक्टर शाहीन जो कि वुमेन डॉक्टर है और ये लखनऊ से है। इनके अलावा आरिफ निसार दर उर्फ साहिल, यासिर उल अशरफ, मकसूद अहमद दर उर्फ शाहिद, ये तीनों नौगांव से हैं। मौलवी इरफान अहमद ये सोपिया से है। जमीर अहमद उर्फ मुतलसा ये गंदेरबल से है। और इसमें से जो आदिल राथर है इसे डिटेन तब किया गया था जब श्रीनगर पुलिस द्वारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इसके लॉकर से AK-47 राइफल रिकवर की गई थी। और जब इस आदिल से पूछताछ की गई तो इसने ही कन्फेस किया और डॉक्टर मुजामिल का नाम बताया और तब जाकर वो पकड़ में आया और उस डॉक्टर मुजामिल के पास से इस तरह के एक्सप्लोजिव मटेरियल्स रिकवर किए गए। और इस पूरे ऑपरेशन को जम्मू कश्मीर पुलिस ने IB और फरीदाबाद पुलिस के कोऑर्डिनेशन के साथ कंडक्ट किया था। और जो आर्म्स और एक्सप्लोजिव मटेरियल्स रिकवर किए गए तो उनका लिंक सुअरों के संगठन जैश और अंसार गज़वत उल हिंद जैसे संगठनों के साथ मिल रहा है। और पुलिस के मुताबिक इस टेरर मॉड्यूल ने फंड को इकट्ठा करने के लिए प्रोफेशनल और एकेडमिक नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया है और वो भी सोशल और चैरिटेबल कॉजेज़ की आड़ में। और जो आरोपी हैं वो फंड रेस करने, लॉजिस्टिक्स को अरेंज करने, आर्म्स और एम्यूनेशन को खरीदने, IEDs को तैयार करने, तो इन सभी गतिविधियों के अलावा अपने संगठनों के लिए लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको रेडिकलाइज करने, उनको भड़काने और उनको रिक्रूट करने का कार्य भी कर रहे थे। और जिस तरह की रिकवरी इनके पास से हुई है तो संभावित रूप से कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़े हमले की योजना में थे। और जबकि NDTV की रिपोर्ट में टॉप सोर्सेज के हवाले से भी बताया गया है कि जो डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजामिल हैं ये दोनों ही कश्मीर में अपने हैंडलर्स के साथ लगातार टच में थे और अपने टारगेट की डिटेल्स का इंतजार कर रहे थे। और इंटेरोगेशन में इन दोनों ने इस बात का भी खुलासा किया कि इन दोनों को इस टास्क के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि इनके हैंडलर्स का मानना था कि कोई भी दिल्ली NCR में डॉक्टर्स पर शक नहीं करेगा और इन दोनों को टारगेट्स की डिटेल्स के लिए इंतजार करने के लिए कहा गया था। और इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को पाकिस्तान में ही रचा गया है और फिर कश्मीर में बैठे हुए उनके हैंडलर्स के निर्देशों पर इसे आगे बढ़ाने का कार्य दिया गया था। हालांकि इनके टारगेट्स में कौन कौन से एरियाज थे तो उसके बारे में फिलहाल अभी ऐसी कोई डिटेल सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से इस बार इन सुमरों ने भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए डॉक्टर्स को चुना है, और ऐसे भी नहीं कि झोला छाप डॉक्टर्स, ये सब MBBS की डिग्री वाले डॉक्टर्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस बात की तरफ भी संकेत करता है कि भारत में अशांति फैलाने के लिए व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिहाद के नए चेहरे के तौर पर। बाकी जैसा कि अभी ये ऑपरेशन जारी है तो इस पर अभी और भी खुलासे होने की पूरी संभावना है। और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक लास्ट फ्राइडे 4 दिन के गुडविल विजिट पर लगभग 50 वर्षों के बाद पाकिस्तानी नेवी की शिप बांग्लादेश के चिटगांग पोर्ट पर पहुंची थी। और इस डेवलपमेंट को देखते हुए एनालिस्ट का मानना है कि जो पाकिस्तान है वो अब बे ऑफ बंगाल पर अपनी प्रेजेंस को फिर से स्टैब्लिश करने के प्रयास में लगा हुआ है, जो कि भारत के लिए एक नया सिक्योरिटी कंसर्न बन सकता है। और ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं कि हमारे दोनों ही कंगाल पड़ोसी मिलकर कुछ ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके बाद शायद उन्हें पछताने का भी मौका ना मिले। बाकी 50 वर्षों के बाद जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की नेवी का इस तरह का मिलन हुआ है तो उसको देखते हुए भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं। और इससे संबंधित टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके मुताबिक कि कुछ नई इंटेलिजेंस ने ऐसा सजेस्ट किया है कि जो पाकिस्तान बेस्ड सुअर हैं तो वो सुअरों का संगठन लश्कर के फाउंडर हाफिज सईद के निर्देशों पर बांग्लादेश को एक बेस की तरह इस्तेमाल करते हुए भारत के खिलाफ एक नई फ्रंट को ओपन करने की योजना बना रहे हैं। और इसके भी संकेत अभी हाल ही में 30 अक्टूबर को पाकिस्तान में एक रैली हुई थी तो उससे संबंधित जो वीडियो सामने आई हैं तो उससे मिले हैं, जिसमें सुअरों का संगठन लश्कर का जो एक सीनियर सुअर है जिसका नाम है सैफुल्ला सैफ, तो उसने भारत पर कुछ नए हमले की योजना बनाने के संकेत दिए, जिसमें वो खुद ही ये कहते हुए दिखाए कि हाफिज सईद चुप नहीं बैठा है, वो बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। और इस सैफुल्ला सैफ के मुताबिक जो लश्कर के ऑपरेटिव्स हैं तो वो बांग्लादेश में ऑलरेडी एक्टिव हैं और भारत के ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। और इसी रैली में सैफुल्ला सैफ ने भारत के खिलाफ भी लोगों को भड़काने का पूरा प्रयास किया है। खैर बाकी इन सुअरों को हम बस यही कहना चाहेंगे कि रॉ का नाम तो सुना ही होगा ना, या यूँ कहें रा का नाम। अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास कार में कुछ पावरफुल एक्सप्लोजन होने की रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि इस ब्लास्ट में एग्जैक्टली कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, कितने सारे लोग घायल हुए हैं, तो इसके बारे में ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट आने का इंतजार है। और दिल्ली के फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक शाम को करीब 6:55 के आसपास उन्हें इस एक्सप्लोजन के बारे में कॉल रिसीव हुई थी और फिर जिसके बाद तुरंत स्पॉट पर 7 फायर टेंडर्स और 15 कैट एम्बुलेंसेस को रवाना किया गया था। और ये जो आग है वो पास के 3 और व्हीकल्स पर भी फैली थी। और इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें पुलिस सोर्सेस के हवाले से क्लेम किया गया कि ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि जो आसपास की स्ट्रीट लाइट्स हैं तो वो भी डैमेज हो गई हैं।
बाकी एक्सप्लोजन किस वजह से हुआ है तो फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इससे संबंधित कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है और पुलिस हर एक एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रही है। बाकी ध्यान देने वाली बात है कि एक्सप्लोजन में विशेष रूप से तब हुआ है कि जब अभी कुछ ही घंटों पहले पुलिस ने एक बड़े टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया है जिसमें 2900 किलोग्राम तक के सस्पेक्टेड आईईडी बनाने वाले मटेरियल्स रिकवर किए गए थे। बाकी अभी जो एक्सप्लोजन हुआ है किस वजह से हुआ है तो उसके लिए हम यही कहेंगे कि पुलिस के ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करें और इस पर कोई भी स्पेकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और बाकी क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2005 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर गोपी सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1981 में अरुणाचल प्रदेश में इंसर्जेंट्स का मुकाबला करते हुए लांस हवलदार श्री दोहरो माझी वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए राइफलमैन वरुण कत्ल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने के लिए भारत और रशिया का जो जॉइंट वेंचर है वो कौन से वर्ष में बनाया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।